हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी। एक बार लुक ले लेते हैं हम लोगों ने क्या कवर करा था और आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने बात करी थी एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, बॉन्ड कौन कौन से होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में, स्ट्रेंथ क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमने इन सब के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमने एंटीजन की बात कर ली थी, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं टाइप्स पर। एंटीबॉडी रिएक्शंस होती तो बहुत टाइप्स की हैं, हम मेजर 5 पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की, उसके बाद हम एग्लूटिनेशन क्या होता है उस पर आएंगे, फिर एलाइज़ा। देखिए एलाइज़ा का मैं ओवरव्यू लूँगी क्योंकि एलाइज़ा का पूरा लेक्चर है आपके पास, मैंने पूरा लेक्चर अपलोड करा है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिया की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में इस लेक्चर में कवर नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसको हम उसके बाद लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेसिपिटेशन से कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। हमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन एग्लूटिनेशन होता तो एक जैसा ही है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें अलग अलग मिलता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। याद रखना, जो एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं जब, तो वो दोनों सॉल्युबल होते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो हमारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये जो रिएक्शन होती है किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। जो लैटिसेस फॉर्म होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी, देखिए जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में मिलती हैं, तो जो हमें दिखने वाला इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें एक कर्व आता है, प्रेसिपिटेशन कर्व। देखिए अगर एंटीजन या एंटीबॉडी इनमें से एक की भी मात्रा ऊपर या नीचे होती है तो हमें प्रॉपर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर एंटीबॉडी एक्सिस में है तो भी अच्छा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, अगर एंटीजन एक्सिस में है तो भी अच्छा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक मतलब है ना एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन में है तो अच्छा कंसंट्रेशन फॉर्म होगा, एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस निकल कर आएगा। जोन ऑफ इक्विवेलेंस हमारा लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है, हमने ये तो जान लिया कि दो सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं। अब ये रिएक्शन कितने टाइप्स में होती है? तो नॉर्मली इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्रेसिपिटेशन जब हम सॉल्यूशन में करते हैं एक टाइप ये हो गया, दूसरा जब अगार में प्रेसिपिटेशन होता है, तीसरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये 3 टाइप के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। तो पहला प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन, यहाँ पे रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट इसका एग्जांपल है। अगार में प्रेसिपिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगार और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेसिपिटेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एप्लीकेशन है वो है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन। तो मैंने जैसे आपसे कहा, जब एंटीजन और एंटीबॉडी एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में मिलते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटीजन ज़्यादा है, यहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दोनों एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में है तो एक लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट विजुअलाइज होता है, हमें दिखता है प्रेसिपिटेट। तो ये सॉल्यूशन है जो हमें ये प्रेसिपिटेट नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये जोन ऑफ इक्विवेलेंस है जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन सेम है और एक दिखने वाला प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड की। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो हमें अगार के अंदर विजुअलाइज होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास अगार प्लेट होती है, हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं, लेकिन मीडियम क्या होता है? सॉल्यूशन नहीं होता मीडियम, यहाँ पे मीडियम होता है अगार।
ठीक है, सॉलिड मीडियम होता है। ये रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूज़न होता है, एक डबल इम्यूनोडिफ्यूज़न होता है। सिंगल से मतलब या तो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी, कोई एक चीज़ जेल के अंदर डिफ्यूज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूज़न। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, तो सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूज़न को हम मैंसिनी टेक्निक या फिर मैंसिनी मेथड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मैंसिनी मेथड है वो किस पे बेस्ड है, क्या है। एक ही मतलब अगर जेल में डिफ्यूज़न एक ही साइड से हो रहा है, मतलब या तो एंटीजन कर रहा है या फिर एंटीबॉडी डिफ्यूज़ हो रही है, तो इस टाइप के इम्यूनो डिफ्यूज़न को हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वाइवा में। दूसरा होता है डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही जेल के अंदर डिफ्यूज़ करती है। ठीक है, इसको हम ऑक्टेलनी मेथड भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम दूसरे नाम से ऑक्टेलनी मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये हमारी मैंसिनी टेक्निक होती है। इसमें क्या है कि हम है ना वेल्स, ये हमारा अगार प्लेट है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मिक्स होती है। एग्रोज जेल हम यूज़ करते हैं, अगार हम यूज़ नहीं करते। एग्रोज अगार की अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है ना। तो रीज़न होता है अगार ना यूज़ करने का, वो रीज़न ये होता है कि अगार के अंदर कंटेंट्स थोड़े आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार रिएक्ट कर जाते हैं और अप्रोप्रिएट नहीं होते एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज़न के लिए, हमें रिजल्ट अच्छे नहीं दिखते, इसलिए हम अगार की जगह एग्रोज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस सॉल्यूशन में, जहाँ पे हम एंटीजन को वेल्स के अंदर डालते हैं, आपको दिख रहा होगा ये अगार प्लेट है। ठीक है, अगार प्लेट, इसके अंदर वेल्स हैं, हमने इसके अंदर वेल्स बनाई। इसके अंदर हमने वेल्स बनाकर क्या करा, जो एग्रोज था उसके साथ एंटीबॉडीज़ मिक्स कर दी थी, लेकिन ऊपर से हमने क्या करा, इसके साथ इसके जो वेल्स है इसके अंदर हमने एंटीजन डाल दिया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये एंटीजन जो होगा वो डिफ्यूज़ करने लगेगा मीडियम में। सिर्फ एंटीजन डिफ्यूज़ कर रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डिफ्यूज़ करने लगेगा तो हमें यहाँ कहीं पर आके, ये जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन होगी, वहाँ पर आके हमें इस फॉर्म में लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर जोन ऑफ इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों ही डिफ्यूज़ करती हैं जेल में। इसमें जो एंटीजन सॉल्यूशन या फिर सैंपल एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, मतलब हम क्या करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं दोनों को, एंटीजन को भी एंटीबॉडी को भी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करती है और जहाँ जाकर मिलती हैं वहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन लाइन या फिर जोन ऑफ इक्विलिब्रियम दिखता है। समझ में आया? नहीं आया मुझे पता है, अब देखो अब आएगा। ये देखो डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड, इसमें हमें 3 टाइप के रिजल्ट देखते हैं। आपको मैंने क्या बोला था, हम लोग ने क्या करा, वेल्स बनाई, तो यहाँ पर दोनों मूव करती हैं, एक मूव नहीं करता, एंटीजन भी है एंटीबॉडी भी है। ठीक है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज़ करती हैं जेल पे, तो जिस पॉइंट पे जाकर वो मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर प्रेसिपिटेशन लाइन। ठीक है, तो आइडेंटिकल किस केस में हम बोलते हैं, अब हमें 3 टाइप के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही मतलब दो टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी से मिल रहे हैं, तो वो हमें इस टाइप का आर्क फॉर्म करके देंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट जो होता है वो आइडेंटिकल कैटेगरी में आता है। दूसरे में क्या होता है, जब ए और बी एंटीजन जो हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर जाए, वो दोनों ना मिलते हों एंटीबॉडी से और वो जेल में डिफ्यूज़ कर जाए, तो और आइडेंटिकल ना हो तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से क्रॉस रिएक्ट करते हैं और इस फॉर्म ऐसी प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्म करते हैं। ये हमारा नॉन आइडेंटिकल रिजल्ट होता है। तीसरा पार्शियली आइडेंटिकल, कई बार क्या होता है क्रॉस रिएक्शन देखने को मिल जाती है। कुछ केसेस में जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडीज़ जो एंटीबॉडी होती हैं, अगर एक एंटीजन, जैसे ये एंटीजन है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मैंने बताया था कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, सिर्फ अपने एंटीजन के लिए ही बनती है, उसी से रिएक्ट करती है। लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है, एंटीजन जैसे दिखने वाले दूसरे एंटीजन क्या करते हैं, इनके साथ में क्रॉस रिएक्ट करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं और हमें पार्शियली आइडेंटिकल रिजल्ट देखने को मिलता है। आई बात समझ में? और अच्छे से आएगी। हमने 3 रिजल्ट्स डिस्कस करे, एक हमें कंटिन्यूस लाइन, एक आर्क देखने को मिला जो कि आइडेंटिकल नेचर का था। क्या था, जो लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन हमारी फॉर्म होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो एपिटोप है वो
जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हमें आइडेंटिकल लाइन देखने को मिली। नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब दोनों एंटीजन का दोनों अलग अलग एंटीबॉडी से लेना देना होता है। फिर पार्शियल आइडेंटिटी में क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन तो प्रॉपर आती है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो प्रॉपर नहीं फॉर्म होती, तो पार्शियली आइडेंटिकल नेचर की हमें दिखती है। यहाँ पे जो दोनों एंटीजन होते हैं उनके एपिटोप स्ट्रक्चर कॉमन होता है, लेकिन कुछ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या करती हैं, उसको कैप्चर नहीं कर पाती, कुछ उसको कैप्चर कर लेती हैं, और एक पार्शियल हमें प्रेसिपिटेशन लाइन देखने को मिलती है। अब समझ में आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देखें, एक बार बैक करके देखें, और फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं दोबारा इसको समझा दूँगी। ठीक है, अभी हम जब एंड करेंगे ना तो इसको लेते हुए चलेंगे। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सीधी बात, जब हमने ये लाइंस देखी तो हमें पता चला ना कि हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हम किसी भी एंटीजन, जैसे कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ह्यूमन को अगर कोई डिसीज़ हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, टॉक्सिन्स और एंटीटॉक्सिन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको प्रेसिपिटेशन टेस्ट को यूज़ करते हैं। फिर इसका एक मॉडिफिकेशन फॉर्म आता है, वो होता है एग्लूटिनेशन। हमने बात कर ली थी एंटीजन और एंटीबॉडी सॉल्यूबल होती है प्रेसिपिटेशन में, लेकिन एग्लूटिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि यहाँ पे एंटीजन जो होता है वो पर्टिकुलेट होता है और एंटीबॉडी सॉल्यूबल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलेट? यानी कि एंटीजन के ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होती है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब या तो हम कर देते हैं कैरियर से कोटिंग या फिर नेचुरल कोटिंग होती है। तो वो जो एंटीजन होता है वो हमारा पर्टिकुलेट नेचर का होता है। जब ये सॉल्यूबल एंटीबॉडी से, जब हमारा पर्टिकुलेट नेचर का एंटीजन सॉल्यूबल एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है तो वो क्लम्प्स फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा ब्लड ग्रुप डिटेक्शन, ठीक है। जब हम ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लम्प फॉर्म होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसमें नहीं जाएंगे हम, इसको हम यहीं पर देखते हैं, लंबा हो जाएगा लेक्चर। जब पर्टिकुलेट एंटीजन है ना, जो जब रिएक्ट करता है किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमें विजिबल होता है, क्लम्प्स फॉर्म होते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम, कोई भी रिएक्शन अगर प्रॉपर पीएच और टेम्परेचर में होगी तो वो हमें अच्छे से दिखाई देगी। इसी को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं ऐसी रिएक्शन, उन एंटीबॉडीज़ को हम एग्लूटिनिन कहते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होती है ये अप्लाई होती है पर्टिकुलेट टेस्ट एंटीजन पे, जो कि कॉन्जुगेट होता है कैरियर से। कई बार टाइम पे ये जो कैरियर होता है वो नेचुरल होता है, कई बार हम कोटिंग कर देते हैं। जो कैरियर होता है वो आर्टिफिशियल हो सकता है, जैसे हम कोटिंग कर देते हैं लेटेक्स की या फिर चारकोल पार्टिकल की या फिर बेंटोनॉइड क्ले की, है ना, इनकी कोटिंग कर देते हैं एंटीजन के ऊपर। कई बार ये बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, इनके ऊपर कोटिंग होती है, उस पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें तो जैसे हमने प्रेसिपिटेशन के टाइप देखे थे वैसे ही एग्लूटिनेशन के टाइप होते हैं। तो एग्लूटिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। डायरेक्ट ग्लूटिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंटीजन, सेल्यूलर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। सेल्यूलर एंटीजन जैसे कि आरबीसी, बैक्टीरिया, फंगाई, इसका बेस्ट एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के केस को हम देखते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट एंटीबॉडी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है वहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम है ना नॉर्मल एंटीजन ले रहे हैं, जो हमारा नेचुरल एंटीजन है, जिसपे जो सेल्यूलर एंटीजन है हमारे, जैसे कि आरबीसीज हो गई, है ना, तो इसको ले रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, वो जो एंटीजन होता है उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में कैरियर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम उसको पर्टिकुलेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कैरियर एंटीजन जो होता है वो एड्जॉर्ब होता है किसी पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल हमारा लेटेक्स पार्टिकल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, बेंटोनॉइड क्ले हो सकता है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कैरियर हम यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हम आर्टिफिशियल कैरियर यूज़ नहीं करते। इसका सीधा सीधा एग्जांपल रैपिड डिटेक्शन है। जब हम रैपिड डिटेक्शन मेथड यूज़ करते हैं सीरम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जितने भी रैपिड डिटेक्शन टेस्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट पे, मतलब कुछ इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट पे बेस्ड होते हैं, सारे नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गए हैं। एलाइजा वगैरह भी हमारा रैपिडली होने लगा है, रैपिडली हम उसे डिटेक्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट की, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और क्लम्प फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, जो रिएजेंट होता है उसको हम कोट करते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ फिर इससे रिएक्ट करती है और हमें रिजल्ट में क्लम्प फॉर्मेशन ही दिखता है। ये हमारा इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम आज के टाइम पे डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, डायरेक्ट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट में जो होता है हम आरबीसीज़ को यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एग्लूटिनेशन। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, इनको हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको नोट्स भी बनाने होंगे तो आपसे इतना पूछा जाएगा, और अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एक लेक्चर बना दूँगी इसके ऊपर। एप्लीकेशन क्या क्या है एग्लूटिनेशन के, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बेस्ट तो हम ब्लड ग्रुपिंग डिटेक्शन करते हैं, क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं हम बैक्टीरिया को, जैसे कि कई बार हम सीरोटाइपिंग करते हैं विब्रो कॉलेरा की। सीरोटाइपिंग करते हैं हम साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की, आपने देखा होगा। जो लोग इस बैकग्राउंड से हैं माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से, हमारे पास एक ऐसी प्लेट आती है जिसके अंदर ऐसे हमारे पास सर्कल्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सीरम डालते हैं प्लस जो हमारा एंटीजन होता है वो डालते हैं, और जो हमें क्लम्प फॉर्म होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं। एग्जाम्पल बताओ आप। 10 सेकेंड रोक के वीडियो को नीचे लिखो कि क्या एग्जाम्पल है इसका। हम टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आंसर। तो हम विडाल टेस्ट यूज़ करते हैं, आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है एग्लूटिनेशन टेस्ट का। दूसरा, हम सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं बहुत सारी डिसीज़ की। हम आरपीआर टेस्ट यानी कि रैपिड प्लाज्मा रीगेन टेस्ट लगाते हैं सिफिलिस के लिए। एएसओ टेस्ट लगाते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टेस्ट लगाते हैं रूमेटिक फीवर के लिए। कई बार हम अननोन एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम वाई एंटीजन देखते हैं साल्मोनेला टाइफाई का यूरिन में। तो इन सब के लिए हम एग्लूटिनेशन टेस्ट को यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की। क्या होता है एलाइजा? देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में सच में लेक्चर बनाया है, आप लोगों को उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए ये वाला लेक्चर भी बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हम बात करें कि एलाइजा पिक्चर में कहाँ से आया। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक थे पीटर पर्लमैन और एक थे ईवा इंगवॉल। ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे स्वीडन में। उस टाइम पे इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप करा। जैसा कि इस टेक्निक के बारे में पूरा ये टेक्निक खुद ही डिस्क्राइब कर रही है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। जहाँ पे भी इम्यूनो वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए एंटीजन और एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या करा कि जो एंटीजन है एंटीबॉडी, इन दोनों को एंजाइम के साथ कपल करके, है ना, एंजाइम के साथ मिलाकर रिएक्ट करवाया। उसको रिएक्ट करवाने के बाद इन्होंने उसके अंदर एक सबस्ट्रेट कलर प्रोडक्ट डाल दिया। जब इन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखा, है ना, तो इन्हें एक कलर्ड प्रोडक्ट विजिबल हुआ, जिससे इन्हें पता चला कि जो एंटीजन है ना और जो एंटीबॉडी थी वो एक दूसरे से बाइंड हो गई थी, इसलिए इन्हें एक कलर प्रोडक्ट नज़र आया। फिर बाद में इस टेक्निक को हमने डायग्नोस करने के लिए यूज़ करा। आज इस टेक्निक से हम बहुत सारी इन्फेक्शंस को डायग्नोस करते हैं, जैसे HIV हो गया, बहुत सारी एलर्जिक डिसीज़ हो गई, कैंसर हो गया, है ना, बहुत सारे कैंसर जो मार्कर्स होते हैं, इम्यूनो कैंसर मार्कर्स होते हैं, इनको हम डिटेक्ट करते हैं एलाइजा की हेल्प से। बहुत ही इंपॉर्टेंट
टेक्निक है ये। तो इसका एक ओवरव्यू, जब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जैसे क्या होता है, ये एक एलाइज़ा की प्लेट होती है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो एलाइज़ा की प्लेट्स में ना कुछ एंटीबॉडीज़ कोटेड होती हैं, कुछ एंटीजन कोटेड होती हैं, याद रखना, ठीक है। सॉरी, अच्छा फिगर नहीं है। तो एलाइज़ा की प्लेट्स आती हैं, इन प्लेट्स को हम माइक्रोटाइटर प्लेट्स कहते हैं या फिर पॉलीस्टाइरेन प्लेट्स कहते हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं इनमें या तो एंटीबॉडी कोट होती है या फिर एंटीजन कोट होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो एंटीबॉडी का। अगर एंटीबॉडी कोटेड है और तो हम जब इसके अंदर सैंपल डालते हैं, सीरम डालते हैं, तो उसमें एंटीजन अगर होगा तो वो इससे जाके बाइंड कर जाएगा, इन एंटीबॉडी से जाकर बाइंड कर जाएगा अगर इन्फेक्शन है तो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसे कुछ देर के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर का काम क्या होता है, इंक्यूबेटर एक प्रॉपर टेम्परेचर, जैसा हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है वैसा टेम्परेचर इनको देता है, ठीक है। इंक्यूबेटर इनको प्रॉपर टेम्परेचर देता है। फिर मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के लिए हम रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से इसमें एंटीजन डाल दिया था, फिर इसके बाद हम इसमें एंजाइम्स डालते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट हुए होंगे तो एंजाइम जाके इनसे बाइंड कर जाएगा, अगर नहीं हुए होंगे तो एंजाइम इनसे बाइंड नहीं करेगा। याद रखना, एंजाइम तभी लिंक होगा जब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से कपल करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा हम थोड़ी देर के लिए इसके इंक्यूबेशन में रख देते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। जब हम इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं तो सबस्ट्रेट का काम क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन हुई है तो वो इससे बाइंड करके एक कलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। येलो कलर का प्रोडक्ट हमें फॉर्म करता है, तो जिससे हमें ब्लू कलर होता है, उसके बाद हम स्टॉप सॉल्यूशन डालते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता चल जाता है जो पर्टिकुलर एंटीजन था वो प्रेजेंट था सैंपल के अंदर। इतना समझ में आया। अब जैसे मैंने आपसे बात करी कि हम एंजाइम यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जामिनर का, है ना। या फिर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये तो लिखना ही होता है कि हम कौन कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं एलाइज़ा के लिए। तो हम ये यूज़ करते हैं ओ फिनाइल डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड, जिसने पहली बार सुना है वो 4 बार पढ़े, ठीक है। ईजी एग्जाम्पल बताऊँ तो है ओ फिनाइल डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। एल्कलाइन फॉस्फेटेज हम यूज़ करते हैं, पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज हम यूज़ करते हैं। और मैंने एक छोटी सी गलती करी है, पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज और जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट या फिर ओ फिनाइल डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। सबस्ट्रेट हम कौन सा यूज़ करते हैं, अगर हम हॉर्सेडिस पेरोक्सिडेज यूज़ कर रहे हैं तो एंजाइम हमारा ओ फिनाइल डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड होगा। अगर हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज सब यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो एंजाइम होगा वो होगा पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। तो ये बात याद रखनी है। फिर हम स्टॉप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें कलर प्रोडक्ट नज़र आता है। अब कितने टाइप्स के एलाइज़ा होते हैं, जैसे हमने प्रेसिपिटेशन के टाइप देखे वैसे ही हमने एग्लूटिनेशन के टाइप देखे। अब आते हैं एलाइज़ा के टाइप। तो एलाइज़ा भी कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सब मैंने बता रखा है लेकिन दोबारा बता देती हूँ। डायरेक्ट एलाइज़ा में हम एंटीजन को एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट एलाइज़ा में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। सैंडविच एलाइज़ा में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में हम दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में कंपटीशन होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मली डायरेक्ट एलाइज़ा अब यूज़ नहीं होता और लोग बहुत पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइज़ा का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये माइक्रोटाइटर प्लेट है जिस पे हमारा एंटीजन बाइंड है। जब हम इसके ऊपर सैंपल डालते हैं तो अगर उसके अंदर एंटीबॉडी होती है तो वो जाके इस एंटीजन से रिएक्ट करती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को बनने के बाद हम इसमें एक एंटीबॉडी कॉन्जुगेट डालते हैं, वो जाके इस एंटीबॉडी से बाइंड करता है। फिर जब हम एंजाइम डालते हैं फॉलोड बाय सबस्ट्रेट तो हमें एक कलर्ड प्रोडक्ट नज़र आता है।
सैंडविच एलाइजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं तो माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या होगा, एंटीबॉडी होगी। तो जब ये एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जब हम इस पर सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट डालते हैं तो क्या एक सैंडविच जैसा बनता है। दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन जो होता है वो फंसा होता है, यानी कि दो ब्रेड के बीच में आलू होता है ना, उसी तरीके से दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन होता है, इसलिए हम इसको सैंडविच एलाइजा कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, हम इस पर एंजाइम डालते हैं फॉलोड बाय सबस्ट्रेट, तो हमें कलर्ड प्रोडक्ट नज़र आता है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं होता, एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब भी हम सैंपल डालते हैं तो जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी होता है जिसको भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका अपोनेंट है ना, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम सैंपल डालते हैं तो उसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने के बाद उसकी जगह पे खुद आके रिएक्ट कर जाता है और जो पुराना वाला नेचुरल एंटीजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सैंडविच एलाइजा, मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इनके टाइप्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लें देख कर, और वो वाला आप लेक्चर देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ोटो ले लेना आप। तो ये होता है एलाइजा, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं रिया। रिया का पूरा नाम है रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। रिया जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको 1960s में डिस्कवर करा गया था। इसको डिस्कवर करने वाले थे सोलोमन बर्सन और रोजलिन येलो, इन दोनों ने डिस्कवर करा था। ये न्यूयॉर्क के वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में थे जब इन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर करा। जैसे एलाइजा में हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, वैसे ही रिया में हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं एंजाइम की जगह। यहाँ पर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं लेबल करने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को। इस टेक्निक को क्योंकि हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं इसलिए हम इसको रेडियो इम्यूनो ऐसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन जब रेडियो लेबल्ड एंटीजन से compete करता है, तो जब मिलता है तो ये दोनों compete करते हैं, और जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन होता है compete करता है अनलेबल्ड एंटीजन से और उसको रिप्लेस कर देता है। यानी कि जब एंटीजन एंटीबॉडी पास में होते हैं तो एक अलग से जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन होता है वो इस वाले जो नेचुरल अनलेबल्ड एंटीजन है उसको रिप्लेस करता है और उसकी जगह जाके बाइंड होता है। इस बाइंडिंग वाली क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी रिप्लेस हुई है या नहीं हुई है। अगर रिप्लेस हुई है तो टेस्ट पॉजिटिव है। इसमें 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक हमारी इम्यून रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। दूसरा फिर कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आती है। तीसरा हम जो रेडियो एमिशन होता है उसको मेज़र करते हैं जिससे हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं। वैसे इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं इसके, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हम स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी का एंटीजन भी जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ क्यों करते हैं हम इसको, हार्मोन्स को देखने के लिए, ड्रग्स को, एचबीएस एंटीजन को, वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए 2 चीज़ होती है, एक क्वालिटी होती है, एक होता है क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डिटेक्शन हमें बताता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं, क्वांटिटेटिव में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी हमें पता चल जाता है। तो रिया में हम नैनोमोलर पिकोमोलर कंसंट्रेशन तक के हार्मोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, इसके डिसएडवांटेज अगर कहें तो यहाँ पे ये कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है रेडियो लेवल कंपाउंड की, और ये हैज़ार्डस बहुत ज़्यादा होता है। हमको पता है रेडियो आइसोटोप्स कितने, रेडियो एक्टिव वेस्ट कितना हैज़ार्डस होता है, तो इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे हमारा रैपिड टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे हम सीरम डालते हैं और रेड लाइंस हमें नज़र आती है, तो इसके लिए हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। कोरोना में भी आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट देखा होगा, है ना। अभी हम इसको कोरोना के लिए हम एंटीजन डिटेक्शन करने के लिए भी रैपिड टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं।
तो ये हमारे नोट्स, हमने ये सोर्सेज लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे कि रिमाइंड करने में ईजी रहे। हमने टाइप्स देखे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के। सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन देखा। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट पर प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और जहाँ पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कर्व आता है। ठीक है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हमने रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट देखा। इसके बाद हमने इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड देखा, जिसके दो मेथड थे, एक मैंसिनी मेथड सिंगल रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन, और दूसरा था ऑक्टेलनी मेथड जो था डबल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड। फिर हमने बात करी इनकी डिटेल में। नेक्स्ट फिर हम आए थे अपना डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड के बाद में हम आए थे अपने एग्लूटिनेशन पे। एग्लूटिनेशन में पर्टिकुलेट एंटीजन सब सॉल्युबल एंटीबॉडी से रिएक्ट करके क्लम्प फॉर्म करता है, उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देखा। इसके और भी मेथड्स होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ब्लड ग्रुपिंग में, जैसे इसका एप्लीकेशन है। फिर हमने बात करी थी एलाइजा की। एलाइजा में जब एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ कलर फॉर्म करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी पर्टिकुलर प्रेजेंट है या नहीं। इसके टाइप्स हमने देखे थे, जैसे कि डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, इस पर हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी रेडियो इम्यूनो एसे की, जहाँ पर हम रेडियो लेवल्ड एंटीजन को यूज़ करते हैं, जो कि रिप्लेस करते हैं अनलेवल्ड एंटीजन को, और इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इस हमने एडवांटेज, एप्लीकेशंस और लिमिटेशन दोनों देखे थे। अभी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं ये भी हमने देखा। तो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।